देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अपनी जोरदार चमक दमक से कड़कड़ाती हुई बिजली, ऊपर से बारिश का ये मौसम ठंड को और भी मजबूत बना रहा था। उस वक्त मैं अपनी कार को ड्राइव करने में जुटा हुआ था और तभी उस जोरदार बारिश के मौसम के बीच मेरी गाड़ी ने अचानक ही धोखा दे दिया, या फिर यूं कहें कि मेरी कार का इंजन अचानक ही बंद पड़ गया था। अपनी गाड़ी को इस तरह बंद होता देख मुझे भी समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। हालांकि बारिश अपने जोरों पर थी तो मैं अपनी गाड़ी से बाहर ही नहीं निकल पाया और बारिश के जोरदार मौसम के बीच सड़क पूरी सुनसान पड़ी थी। साथ ही एक तूफान के आगमन में लोगों को उनके घरों में कैद सा कर दिया था। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा बिखरा हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन इस इलाके में मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर डर का नाम भी मौजूद हो, बस मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। फिर मेरी गाड़ी के पीछे वाली साइड में एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, जिस वजह से एकदम से मैं पीछे पलट गया तो मैंने देखा कि वहाँ तो कोई था ही नहीं। फिर वो धमाका कैसे हुआ, और यही सब सोचते हुए मैं एक बार फिर अपनी गाड़ी से नीचे उतरने की फिराक में था। लेकिन बारिश का मौसम अभी भी अपने जोरों पर था और तो और ये पूरा इलाका बस गहरे सन्नाटे में था। और तभी मुझे उस जोरदार ठंड के मौसम के बीच एक दुकान दिखाई देने लगी। दुकान के ऊपर पीपल का एक बड़ा सा वृक्ष बना हुआ था, जिसके नीचे एक हलवाई बैठा हुआ था। और मेरे पेट में चूहों ने आतंक तो मचा ही रखा था, जिस वजह से अब मेरा मन करने लगा कि मैं उस दुकान के ऊपर जाकर कुछ अपने पेट में डाल सकूं। लेकिन बारिश मेरे लिए सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। उस समय वो दुकान तो दूर की बात थी, मैं अपनी गाड़ी से बाहर तक नहीं निकल पाया। आज मैं काफ़ी लंबा सफ़र काटने के बाद इस इलाके में पहुंचा था, जहां कोई घर तक मौजूद ही नहीं था। उस सड़क के अगल बगल में दोनों दिशाओं में कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे तो मुझे दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी जानवर या इंसान का अभी तक तो कोई नज़ारा तक दिखाई नहीं दिया। उसके खामोशी के अंदर मैं अभी भी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और एक चिंता का विषय ये था कि बारिश के इस खराब मौसम में मेरी कार बंद पड़ चुकी थी और अब वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी मुसीबतें तो बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन मैं इस पल का इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी से जल्द ये बारिश ख़त्म हो जाए और मैं अपनी गाड़ी में हुई खराबी को अच्छे से जान सकूं। लेकिन अभी तक तो बारिश धीमी भी नहीं हुई। लेकिन आधे घंटे के बाद जब बारिश में धीरे धीरे कमज़ोरी दिखाई पड़ने लगी, तब मैं अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए नीचे उतरा और नीचे उतरते ही सबसे पहले उस दुकान की तरफ चल दिया, जहां मुझे समोसे की एक विशालकाय दुकान दिखाई दे रही थी। पीपल के पेड़ के नीचे एक छतरी लगी हुई थी। मैं उस छतरी वाली दुकान के पास पहुंचा और उससे एक समोसे की मांग करने लगा। वो दुकानदार बोलने बतलाने में काफ़ी नरम और अच्छे स्वभाव का लग रहा था। पहले तो मैं उस दुकान के बगल में बैठकर समोसा खाने लगा। बाद में मैंने उस दुकानदार को बताया कि मेरी गाड़ी कुछ ही पलों में खराब हो चुकी है और पता नहीं अब आगे क्या होगा। वो हलवाई मेरी एक बात के ऊपर एक हल्की हल्की मुस्कान दे रहा था। आगे उसने कुछ सुझाव नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद इस आदमी को गाड़ियों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, जिस वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर मैं वापस से अपनी गाड़ी की तरफ लौटा और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की अब कोशिश करने लगा, लेकिन शायद इंजन धोखा दे चुका था और मेरी कार की हेडलाइट तो अभी भी जली रही थी, मगर कार का एक वायर पूरा जला हुआ था और उस वायर को ठीक से लगाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल काम था। फिर मैं उस समोसे वाले दुकानदार के पास पहुंचते हुए उसे पूरी बात बताने लगा, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ से 2 किलोमीटर आगे आपको एक मैकेनिक की बड़ी सी दुकान दिखाई देगी। ये दुकान ऐसे एरिया में मौजूद है जहाँ शाम ढलने के बाद लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, मगर इस समय मेरी मजबूरियों ने बढ़ावा ले लिया था कि मुझे उस जगह पर जाना ही पड़ता। तभी मैं उस हलवाई से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वहाँ से निकल दिया और उस मैकेनिक की दुकान की तरफ चल दिया। थोड़ी देर के बाद जब मैं उस एरिया में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि चारों तरफ एक गहरे सन्नाटे की चादर बिछी हुई दिखाई दे रही थी, जिसने उस इलाके को पूरी तरीके से सुनसान बना के रखा था। मगर मुझे सिर्फ उस मैकेनिक से मतलब था और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश की हो ही रही थी। फिर मुझे एक बड़ी पुरानी और खंडर की तरफ पड़ी हुई एक दुकान दिखाई दी,
जिसके ऊपर चौधरी मैकेनिक फार्म नाम लिखा हुआ था, लेकिन इस दुकान का शटर तो अभी बंद था। फिर मैं इसके अंदर कैसे जाता? यही सब विचार करते हुए मैं एक पल के लिए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ घुमाने लगा तो मैंने देखा कि उस दुकान के ऊपर मुझे एक लाइट जलती हुई दिखाई पड़ रही थी और उसके ऊपर से खटखटाने की कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। मुझे लगा शायद इस दुकान का मालिक ऊपर के कमरे में मौजूद होगा, तो मैं जोर जोर से आवाज़ देने लगा कि यहाँ मैकेनिक मौजूद है क्या, कि तभी मुझे पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। सच बताऊं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में असल में पहली बार ऐसी आवाज़ सुनी थी जिसे केवल मैंने फिल्मों में ही सुनी थी। बड़ी ही डरावनी आवाज़ थी वो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए धीमे धीमे पीछे की तरफ पलटी गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। इलाका एकदम वीरान था। बस एक लंबा सा पिलर दिखाई दे रहा था और मुझे उस काले काले पिलर के पीछे कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अभी तक मेरी निगाहें ठीक से उसे देख नहीं पाई। फिर मुझे ऊपर के रूम से एक आवाज़ आई कि ऊपर आ जाओ, आपके बाएं तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अभी तक मुझे ऐसा कोई भी आभास नहीं हुआ जिसके कारण मैं ये एहसास कर सकूं कि मैंने कुछ डरावना देखा है। हालांकि वो जोर की हंसी अभी भी मेरे कानों में गूंजी रही थी कि आखिर वो कौन था जो मेरे पीछे से इतनी डरावनी हंसी को अंजाम दे रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस ऊपर के कमरे में पहुंच गया तो वो मैकेनिक मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा बरसाते हुए बोला, आपको मालूम नहीं है आप एक ऐसे इलाके में पहुंच चुके हो जहां काली शक्तियों का आतंक काफ़ी ज़्यादा है। उस दुकानदार ने मेरी गाड़ी के बारे में मुझसे पूछते हुए कहा कि आपकी गाड़ी इस वक्त कहाँ पर है। तब जाकर मैंने उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। एक शहर में रहने वाले नौजवान लड़के के लिए इन सभी बातों पर विश्वास करना आसान नहीं होता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था। मैं इन जैसे गांव में काफ़ी दिनों के बाद सफ़र काट रहा था, जिस वजह से ऐसी बातों से सामना करना एक लाजमी सी बात थी। उस हल्के हल्के बूंदाबांदी के बीच में उस मैकेनिक से बातें करते हुए मैं उसे बताने लगा कि किस तरह मेरी गाड़ी खराब हुई और फिर मैं कठिन रास्तों को तय करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उसके बाद उस मैकेनिक ने मुझे तुरंत यहाँ से निकलने का सुझाव दिया, क्योंकि उसका मानना था कि यहाँ आसपास कुछ ऐसी काली शक्तियाँ मंडराती हैं जो कभी भी मुझ पर हमला कर सकती हैं। सबसे पहले वो मैकेनिक एक गुप्त रास्ते से नीचे उतरने लगा और अपनी गाड़ी के पास पहुँचकर उसके अंदर सामान डालने लगा। मैं चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ गया और मुझे एक बात जो काफ़ी अजीब लग रही थी वो ये थी कि यहाँ घर तो काफ़ी सारे मौजूद थे, लेकिन सभी के ऊपर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। हालांकि रोशनी तो चारों तरफ मौजूद थी, मगर खामोशी ज्यों की त्यों ही बिछी हुई थी। डर को भी डरा देने वाली कुछ आवाज़ें अपनी मौजूदगी का एक हल्का सा एहसास करवाने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी किसी को दर्दनाक मौत मिलने वाली है। ये सब आवाज़ें सुनना वाकई काफ़ी भयानक फील होता है जब आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हों जहाँ सिर्फ अंधेरा हो। उस कार की रफ्तार बड़ी ही धीमी थी। तभी मैंने उस मैकेनिक को कार की स्पीड में इम्प्रूव करने को कहा तो उसने थोड़ी और गति बढ़ा दी। उसकी रफ्तार मुझे बड़ी ही तंग कर रही थी। अभी वो छोटी सी गाड़ी आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक उसके सामने कोई टक्कर खाकर वहीं पर नीचे गिर पड़ा। कार उस समय काफ़ी कम रफ्तार में थी तो अचानक ही उसके ब्रेक लग गए, लेकिन तब तक एक बड़ा ही जुल्म हो चुका था। मैं अपने गुस्से में तिलमिलाता हुआ गाड़ी से नीचे उतर गया और उस आदमी को ढूंढने लगा जिसने सरासर अपनी गलती को अंजाम दिया था। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था। फिर टक्कर किसको लगी थी और वो धड़ाम से नीचे गिरने की आवाज़ कहाँ से सुनाई दी होगी। मैं अपना सर खुजलाते हुए फटाफट अपने से कुछ ही दूरी आगे एक छोटे से पुराने पड़े खंडर कमरे की तरफ चल दिया। और जब मैं उस कमरे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मैं जिस कमरे के पास पहुंचा था वो एकदम खाली था और उसके अंदर धूल ही धूल जमी हुई थी। मेरे पीछे पीछे मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी और जब मैं अपने पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल पीछे वही मैकेनिक था जो काफ़ी देर से मुझे फॉलो कर रहा था। उसने झट से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। मेरे दिमाग में पहले से ही गुस्से का आतंक भरा हुआ था और अब उसने मुझे इस तरह खींचकर पूरा लाल कर दिया, जिस कारण मैंने उसे एक जोर का धक्का मारा और वो वहीं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। और सीढ़ियों से नीचे गिरते ही
उसका सर एक पत्थर से टकरा गया और फिर उसके सिर से खून बहने लगा। उस समय वो एक दर्दनाक हालत में था और जोर जोर से चीख रहा था। सर में भारी भरकम चोट लगने की वजह से वो वहीं बेहोश हो गया और मैं उसे उठाने की पूरी कोशिश में था, लेकिन मैं अपनी सारी कोशिशों में हर बार नाकाम रहा। मेरी एक बड़ी गलती ने एक बड़े हादसे को जन्म दे दिया था और अब मेरी बची कुची उम्मीदें भी खत्म हो चुकी थी। एक तो ये इलाका पूरी तरीके से वीरान था और ऊपर से यहाँ आसपास कोई और घर भी नहीं था जिससे मैं मदद की मांग कर सकूं। तभी मैं जल्दी से भागता हुआ उस मैकेनिक की गाड़ी के पास पहुंचा ताकि मैं उसके अंदर से पानी की बोतल निकाल सकूं। और अभी मैं उस गाड़ी के दरवाजे को खोल ही रहा था कि अचानक से उस गाड़ी का पीछे वाला दरवाजा अपने आप ही ओपन हो गया और उसके अंदर से गीला गीला कुछ बाहर निकलने लगा। पता नहीं वो क्या चीज़ थी। फिर मैंने किसी तरह उस गाड़ी के अंदर मौजूद उस पानी की बोतल को उठाया और पूरी की पूरी बोतल उस मैकेनिक के मुंह पर उड़ेल दी। इसका असर भी मुझे साफ साफ दिखता हुआ नजर आया जब उस गाड़ी का मैकेनिक जोर से उछल पड़ा और अपना गुस्सा मेरे ऊपर बरपाने लगा था। साथ ही उसका कहना था कि आज तुमने बुरी शक्तियों के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत दिखाई है, अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। मैं उसकी इन सब बातों को समझ पाने में पूरी तरह से नाकाम था, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे हल्का हल्का विश्वास होने लगा था कि हमारे आसपास कोई ऐसी शक्ति रहती है जिसकी अनोखी शक्तियाँ यहाँ दहशत जरूर फैला रही हैं। और उसके कुछ पल बाद ही मुझे पायलों की छन छन की ध्वनि सुनाई दे रही थी जो बड़ी ही डरावनी थी। वो मैकेनिक डर के मारे एक कमरे के कोने में दुबक कर बैठ गया। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उस मैकेनिक ने ऐसा कौन सा दृश्य देख लिया था जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। मैं भी चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। फिर मुझे सफ़ेद कपड़ों में लिपटी एक औरत नजर आई जिसके सफ़ेद कपड़े उस जोरदार अंधेरे के बीच आसानी से दिखाई पड़ रहे थे। उसके कपड़े चांद की रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। जब मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो मेरी हवा ही निकल गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस वक्त जो नज़ारा मैं अपनी दोनों आंखों से देख रहा हूँ, असलियत में हमारी दुनिया में इन चीज़ों का भी अस्तित्व होता है। क्योंकि मैंने देखा कि उस औरत के दोनों पैर हवा में उठे हुए थे और साथ ही उसका शरीर भी हवा में उड़ रहा था। फिर मुझे एक और डरावनी हंसी सुनाई दी। ये वही डरावनी हंसी थी जो बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी और इस बार मैं काफ़ी आसानी से समझ चुका था कि ये डरावनी हंसी उसी औरत की है जो दीवार के ऊपर उड़ रही थी। मैं उसी वक्त उस मैकेनिक से मदद की मांग करने लगा। वो मैकेनिक भी पूरे तरीके से अब घबराया हुआ था। अब उसकी भी हिम्मत नहीं थी कि वो इस कमरे से बाहर निकल सके। हमारे सर पर डर नाम का भूत अब सवार हो चुका था। उस कहर ढाने वाली टैन का रूप बड़ा ही डरावना था। उस वक्त उस मैकेनिक ने मुझे सिर्फ एक ही बात बताई। उसने मुझसे कहा कि तुम किसी मृत आदमी की तरह इस कमरे में लेट जाओ। तभी मैंने वही किया और मैं वहीं एक कोने में किसी मृत शरीर की तरह चुपचाप सोता रहा। और उसके बाद पूरे दिन की थकावट के कारण मुझे नींद भी आने लगी। खौफ की इस रात में मेरी आंखें बंद हो गई और फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं उसी इलाके में पड़ा हुआ था जहां अब लोगों की चहलकदमी दिखाई दे रही थी। उस समय मैं उस मैकेनिक के साथ वापस अपनी कार के पास पहुंच गया और गाड़ी के पास पहुंचने के बाद मेरी गाड़ी ठीक कर दी गई। लेकिन मैं उस हादसे को कैसे भुला सकता हूं जिसने मेरी ज़िंदगी की नकारात्मक सोच को ही एकदम से बदल के रख दिया था। भले ही आज इस घटना को बीते सालों हो चुके हैं, मगर अब मेरी हिम्मत नहीं हो पाती कि अब मैं रात के वक्त कहीं ड्राइव करने की हिम्मत कर सकूं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।